जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड पहला ऐसा जीएम फूड क्रॉप जिसको अप्रूवल मिला है फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, राइट। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन्वायरमेंट हेल्थ ऑफ ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है, क्या ये कैंसर कॉज करता है, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डील इन दिस अपकमिंग वीडियो। अब देखिए, जीईएसी इंडिया का बायोटेक रेगुलेटर ने अप्रूवल दिया है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन टू धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 जो कि एक जीएम वेराइटी है ऑफ मस्टर्ड। ये पहला जीएम फूड क्रॉप है विच हैज बीन परमिटेड फॉर कमर्शियल रिलीज। इससे पहले दी ओनली जीएम क्रॉप जो कि इंडिया में लार्ज स्केल में कल्टीवेट किया जाता है दैट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। बट हाँ, कॉटन हम कंज्यूम नहीं करते। तो जीएम मस्टर्ड इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फूड क्रॉप जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड। अब ये जो अप्रूवल दिया गया है ये 4 सालों के लिए दिया गया है, पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है, ये अप्रूवल दिया गया है ताकि हम देखें कि सीड वेराइटी कैसी बन रही है और हनी बीज पॉलिनेटर्स पे इसका क्या इफेक्ट है। उसके बाद 2000 अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 के बाद कभी ये कमर्शियली रिलीज होगा, कमर्शियली अवेलेबल होगा फॉर कंजम्पशन ऑफ पीपल लाइक यू एंड मी, राइट। अब सबसे पहले देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है। स्टैट्यूटरी कमेटी है तो किसी एक्ट के तहत बनी होगी। वो एक्ट क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आती है। और कोई भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रिलीज होगा एनवायरमेंट में तो इसका क्लियरेंस इज मैंडेटरी, राइट। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जीईएसी। अब जीएम मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जैसे प्लांट्स है, जैसे टोमेटो हो गया, कॉटन हो गया या मेस हो गया। अब अगर हमने इनकी यील्ड इम्प्रूव करनी है, इसमें कुछ ट्रेट्स जो हैं हमें आगे बढ़ाने हैं। जैसे हो सकता है कि देयर आर वेरियस जेनेटिकली डिसिमिलर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। टोमेटो की ही कुछ जेनेटिकली डिसिमिलर वेराइटीज होंगी और ऐसा हो सकता है एक वेराइटी पे डिजीज टॉलरेंस अच्छा हो, दूसरी वेराइटी यील्ड ज़्यादा देती हो, तो उन वेराइटीज़ की ना हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और बेस्ट ऑफ ट्रेट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं एंड देन दैट इज प्रोपगेटेड। तो दैट इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन वर्क्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में देयर इज क्रॉसिंग ऑफ 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट वेराइटीज ऑफ सिमिलर स्पीशीज। जैसे टोमेटो की 2 वेराइटीज हो गई या कॉटन की 2 वेराइटीज होगी, उनकी हमने हाइब्रिडाइजेशन। अब जो F1 होता है दैट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब लेट्स से A और B 2 वेराइटीज है टोमेटो की और इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बना पहली जनरेशन ऑफस्प्रिंग है तो इसको F1 कहेंगे। इसमें बेटर ट्रेट्स होते हैं देन आइदर A और B, तभी इसको प्रोपगेट किया जाता है। हो सकता है इसमें बेटर ट्रेट्स ना हो तो हम इसको प्रोपगेट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन मस्टर्ड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती या आसान नहीं होती क्योंकि मस्टर्ड में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल कंपोनेंट्स दोनों रहते हैं। मतलब मेल एंथर्स या स्टेमन्स, ठीक है, एंथर्स या स्टेमन्स जिससे निकलते हैं पोलन्स जो कि फर्टिलाइज करते हैं फीमेल पिस्टल को। वो देखो, प्लांट्स में क्या रहता है, यू हैव फ्लावर्स। अब हो सकता है कि कोई स्पीशीज हो जिसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट में है और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में है, ठीक है। तो वहां पे पॉलिनेशन होती है पॉलिनेटर्स के हेल्प से, या फिर दोनों मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो एक पार्ट है, वो एक ही फ्लावर का पार्ट है। अब वो एक ही फ्लावर का पार्ट है तो हवा से ही पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। जो एंथर से पॉलन निकलेंगे वो हवा से ही फीमेल पिस्टल्स के ऊपर चले जाएंगे। सो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन होना मुश्किल होता है क्योंकि अब देखो, मेल और फीमेल प्लांट्स अगर अलग अलग हैं, फ्लावर्स अगर अलग अलग हैं तो मेल में हमारे पास जैसे एंथर्स हैं और फीमेल में पिस्टल हैं, ठीक है। अब पॉलिनेटर चाहिए हमें इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए, तो हम मेल में जो एंथर्स है लेट्स से उसको हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे दूसरी वेराइटी का मेल फ्लावर इंट्रोड्यूस कर दिया तो एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इमैस्कुलेशन और फिजिकल रिमूवल ऑफ एंथर्स। इट इज दैट इजी, लेकिन मस्टर्ड में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मस्टर्ड में हमें जीन्स के लेवल पे जाके मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है फॉर इंक्रीजिंग यील्ड, ठीक है।
तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें मस्टर्ड में अचीव करनी है तो हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी ही पड़ेगी, इसलिए वी हैव समथिंग नोन एज DMH11, राइट. इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड. ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में देयर इज सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उन्होंने डेवलप करा है. ट्रांसजेनिक मस्टर्ड होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ओनली, ठीक है. और ये एक वेरिएंट है ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड. अब हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड क्या है कि ये जो मस्टर्ड है इट वुड बी टॉलरेंट और रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स. हर्बी मतलब प्लांट्स, या साइड मतलब जो उन हर्ब्स के लिए हार्मफुल है, मतलब बेसिकली हर्बिसाइड इज ऑल्सो नोन एज वीडीसाइड. तो जब आपने एक फील्ड में सपोज हमने DMH11 मस्टर्ड लगा दिया, अब वहाँ पे वीड्स भी उगेंगे, है ना. तो अब जब वहाँ पे आप वीडीसाइड लगाओगे या कोई हर्बिसाइड लगाओगे तो इस मस्टर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. अब देखो वीडीसाइड या हर्बिसाइड इफेक्ट तो प्लांट को ही कर रहे हैं, वो प्लांट के किसी फंक्शन को इफेक्ट कर रहे होंगे जिससे प्लांट मरेगा. लेकिन हर्बिसाइड टॉलरेंट होने की वजह से जो ये HT मस्टर्ड है या DMH11 है, इसको कोई असर नहीं होगा, जितने भी वीड्स हैं वो मर जाएंगे. तो क्या होगा, इसका एक ना रेपरकशन ये भी बोला जाता है, नेगेटिव इफेक्ट ये भी बोला जाता है कि हर्बिसाइड्स ज्यादा यूज होने लग जाएंगे, क्योंकि हर्बिसाइड्स अभी ना लिमिटेड यूज होते हैं. मैनुअली वीड्स को रिमूव किया जाता है क्योंकि हर्बिसाइड्स ना क्रॉप को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है. वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स क्रॉप को भी इफेक्ट करते हैं. अभी हर्बिसाइड टॉलरेंट है तो ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर उस केमिकल का, हर्बिसाइड का, वीडीसाइड का कोई असर नहीं होगा और जितने भी वीड्स हैं वो मर जाएंगे. तो काफी ज्यादा हर्बिसाइड्स जो हैं, केमिकल्स जो हैं वो यूज होने लग जाएंगे. इसका कौन दिया जाता है, बट नॉनदलेस दिस इज अ GM वेरिएंट ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड और HT मस्टर्ड. मतलब DMH11 इज अ वेरिएंट ऑफ HT मस्टर्ड. एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. अब इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे किया गया, इसमें 2 जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए. एलियन जीन्स होते हैं जो बाहर से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. कौन से, बार्नेस एंड बारस्टार. अब ये जीन्स आपने बाहर से इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ये जीन्स आप लेकर कहां से आए, ये एक सॉइल बैक्टीरियम है, बेसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस, उससे निकाले गए हैं. जैसे जो बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस है ना, BT कॉटन, उसमें भी जो बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस है वो एक सॉइल बैक्टीरियम है, ये भी एक सॉइल बैक्टीरियम है. अब ये जो जीन्स है ये एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं मस्टर्ड को, एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज GM मस्टर्ड, विच इज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ मस्टर्ड. मतलब उसमें जो है यील्ड कम से कम ऐसा माना जाता है 25 से 30% तक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. अब 2 जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए, बार्नेस एंड बारस्टार. अब जो बार्नेस है, बार्नेस ना एक प्रोटीन के लिए कोड करता है. देखिए आपको पता है जो जीन है, अब जीन तो DNA का पार्ट है, अब वो खुद को इफेक्ट कैसे देता है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, है ना. अब ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा, अब जो बार्नेस है वो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो पोलन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है. अब आपने देखा था एक फ्लावर था जिसमें मेल और फीमेल दोनों कंपोनेंट्स थे एक ही फ्लावर में. अब उस मस्टर्ड में मेल जो पोलन प्रोडक्शन है वो इम्पेयर हो गई, ठीक है, तो वो मेल स्टेराइल हो गया. अब उसमें फंक्शनल सिर्फ फीमेल पिस्टल है, ठीक है. अब इस मस्टर्ड को क्रॉस किया जाता है विद अनदर प्लांट, अनदर मस्टर्ड विच कंटेन्स बारस्टार जीन, ठीक है. अब ये क्या है, ये जो बारस्टार जीन है, ये अब जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें क्या होगा, उसमें बार्नेस भी है और उसमें बारस्टार भी है ना. अब बार्नेस क्या है, मेल स्टेराइल कर रहा है, ठीक है, बट जो बारस्टार है वो एक तरह से बार्नेस के साथ जोड़ के बार्नेस के इफेक्ट को कम कर देता है. मतलब जो F1 बनता है वो मेल स्टेराइल नहीं है, ठीक है, ये है. तो F1 जो प्रोजेनी है या F1 जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल स्टेराइल नहीं होगी, क्योंकि बार्नेस ने मेल स्टेराइल किया था उसको, लेकिन बारस्टार बार्नेस के साथ कंबाइन करके अब जो उसका इफेक्ट है उसको खत्म कर देता है. तो जो F1 हमारे पास आता है वो हाई यील्डिंग होने के साथ साथ एक नॉर्मल सीड और ग्रेन प्रोड्यूस करने का केपेबल होता है, ठीक है. तो DMH11 में हम वरुणा विच हैज बार्नेस एंड अर्ली हीरा 2 विच इज ईस्ट यूरोपियन वेराइटी विच हैज बारस्टार को क्रॉस किया जाता है. तो DMH हमारे पास 11 बनता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें 28% एवरेज इंक्रीज देखा गया है यील्ड में ओवर वरुणा विच इज द नेटिव इंडियन वेराइटी विच हैज बार्नीज.
ठीक है, और ये ICAR ने बताया है। अब ये एक तरह से डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि GM मस्टर्ड क्यों। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो मस्टर्ड की हमारे पास यील्ड है दैट इज़ लो, वो कम है और स्टैग्नेट हो चुकी है, मतलब एक तो कम है और बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, इंडिया में 1260 किलो केजीज पर हेक्टेयर प्रोड्यूस किया जाता है मस्टर्ड, जबकि दुनिया भर में 2000 किलो पर हेक्टेयर प्रोड्यूस किया जाता है। और मस्टर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है ना, हम एडिबल ऑयल्स में मस्टर्ड को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब इंडिया में ना मस्टर्ड ग्रो किया जाता है कुछ ही स्टेट्स में, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा में तो मस्टर्ड ग्रो होता ही है। सरों का साग आपने सुना ही होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब जो मस्टर्ड है ना, अब इतना तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा हमारे देश में, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि वी इम्पोर्ट इट। ठीक है, हम इसको अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया, यूक्रेन, इन कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। तो GM मस्टर्ड इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अगेन आई सेड कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो बिल है फोरेक्स जो यूज़ हो रही है इंपोर्ट करने में, एक तो वो कम होगा और दूसरा हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो भी कम होगी। सो दैट इज़ वाई GM मस्टर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ईल्ड को बढ़ाएगा ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, तो ईल्ड बढ़ेगी जिसकी वजह से फार्मर इनकम से ऑल ऑफ दैट वाले बेनिफिट्स तो आपको दिखते ही हैं। उसके अलावा जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होगी, फॉरेक्स बचेगा। देन अगर हम GM मस्टर्ड के फायदे देखें, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ईल्ड इंक्रीज होगी, 28% तो हमने देखा ही है इंक्रीज होता है। उसके बाद ना आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो तो आप नए नए ट्रेट्स जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस, ये सब कुछ भी डाल देते हो। फिर हम इम्पोर्ट्स का जो बिल है उसको कम कर सकते हैं, फार्म इनकम को बूस्ट मिल सकता है। और उसके बाद ना जैसे ये परहैप्स है कि शायद ऐसा हो जाए कि पंजाब में ना राइस कल्टीवेशन बहुत रैम्पेंट है, और राइस कल्टीवेशन की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। तो वहाँ पे हम इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल राइस कल्टीवेशन या पैडी कल्टीवेशन की जगह वी कैन मूव टू मस्टर्ड कल्टीवेशन ऑन अ लार्जर स्केल। और उसके बाद ना ऐसा माना जाता है कि बहुत लोग इसलिए प्रॉब्लम सोचते हैं इसको कि ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो ये ह्यूमन सिस्टम में भी जो प्रोटीन्स हैं वो एंटर कर जाएंगे और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि दिस इज कम्प्लीटली सेफ और कंजम्पशन ऑफ GM ऑयल इज कम्प्लीटली सेफ, और ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक बेनिफिट ही है इसका। देन बेनिफिट्स हैं तो ड्रॉबैक्स भी होंगे। अब इसमें ना बारस्टार बार्नेस जीन तो हमने देखा है, उसके साथ ना एक थर्ड जीन भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज बार जीन, जो कि ना इसको हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाता है। जैसे ग्लूफोसिनेट अमोनियम एक केमिकल है जो कि वीड्स को मारने के लिए यूज होता है, विच इज अ वीडीसाइड, विच इज अ हर्बिसाइड। तो उससे इसे टॉलरेंट बनाता है कि जब आप इसको स्प्रे करोगे तो क्या होगा कि वीड्स मर जाएंगे, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके ना नुकसान है, मैनुअल लेबर जो वीड्स को मैनुअली रिमूव कर रही थी, अब उसकी जगह हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्रॉप को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो इंक्रीज होगा यूज ऑफ केमिकल हर्बिसाइड्स। इनफैक्ट ये जो हमारे पास बारनेस बारस्टार बार जीन है, ये पेटेंट है बाय बेयर। ठीक है, एक बेल्जियम बेस्ड कंपनी है बेयर, उसने ये पेटेंट किया हुआ है और उसी ने पेटेंट किया हुआ है हर्बिसाइड्स को भी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने तो अपने फायदे के लिए ऐसा किया है, लेकिन हम इंडियंस इसको यूज कर रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लमेटिक ऑन सो मेनी लेवल्स। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स का हम इंक्रीज कर रहे हैं यूज, बायोडाइवर्सिटी जो हमारी नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उसको फर्क पड़ सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, हमें नहीं पता क्या इफेक्ट होगा। और क्योंकि ये जो इफेक्ट्स हैं ये काफ़ी सालों के बाद देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ है। उसके बाद ना ऐसा माना जाता है कि मस्टर्ड का जो नेक्टर है फ्लावर का, उस पर हनी बीन्स डिपेंडेंट होती हैं, तो हनी बीन्स को थ्रेटन हो सकता है, थ्रेट हो सकता है इससे। ठीक है, वो वाली सब चीज़ें, उसका इफेक्ट हमें नहीं पता। और पावरफुल कंपनीज के लिए ना डोर पे हो सकता है, जैसे बेयर, मॉन्सेंटो, तो उससे क्या होगा, मोनोपोली बन जाएगी इन कंपनीज की। ठीक है, और फार्मर्स को फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि हमें नहीं पता कि कैसे ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉडिफाइड प्लांट्स हैं ये वाइल्ड पॉपुलेशन में इंजीनियर्ड जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दे और क्या इफेक्ट होगा बायोडाइवर्सिटी, वो हमें नहीं पता। तो ये GM मस्टर्ड को इंट्रोड्यूस करने के कुछ ड्रॉबैक्स हम देखते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि अब देखो ग्लोबल इफेक्ट ग्लोबल ओपिनियन डिवाइडेड है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बायोडाइवर्सिटी पे लार्जर इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, हमें नहीं दिखेगा अभी।
ठीक है। अब कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, दे डू नॉट अलाउ GM क्रॉप्स, तो इनफैक्ट उसमें ये भी होगा कि हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपना मस्टर्ड, अगर हम करना चाहें तो, ठीक है। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे GM क्रॉप्स कंज्यूम किए जाते हैं और उनमें कोई ऐसे इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया ट्रायल्स को कंटिन्यू करे, ठीक है। एंड वी शुड बी विजिलेंट कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको अच्छे से देखें कि वो रिजॉल्वेबल है कि नहीं है, एंड देन वी कैन प्रोसीड अहेड। तो आप इस तरह से पॉजिटिव वे में इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो दैट वाज रिगार्डिंग GM मस्टर्ड। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बट आई थॉट कि जितना हम इसको ईजीली समझ सके उतना मैंने कोशिश की है। बट हाँ, डाउट्स आना बहुत ही नॉर्मल है, आप प्लीज़ पूछिए एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प। उसके अलावा हमारे कोर्सेज चल रहे हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इसमें हम 30 टेस्ट देते हैं। और मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि ये फंडामेंटल, एडवांस्ड और FLTs फुल लेंथ टेस्ट्स ना एक स्टैगर्ड वे में आपको दिए जाते हैं कि पहले आपको फंडामेंटल टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद एडवांस्ड जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट जो कि पेपर की आपको फील देंगे। 30 टेस्ट हैं, और फंडामेंटल में आपको रिविजन टेस्ट दिए जाते हैं, एडवांस टेस्ट में आपको रिविजन टेस्ट दिए जाते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट भी 9 है, ठीक है। तो आपको PYQ, स्टैटिक, करंट अफेयर्स सबका एक तरह से अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल क्वेश्चंस जस्ट लाइक एग्जाम यू गेट इन दीज टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपको हर एक टेस्ट की वीडियो सोल्यूशन भी मिलती है। सो ऑल ऑफ दिस एट 4049। तो इन केस यू वांट टू इनरोल, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। कोड यूज़ कीजिए प्रीलिम्स 2023, और ये 2022 30 नवंबर तक ये कोड जो है वैलिड है। कोई भी डाउट है तो हमारे टोल फ्री नंबर 180089033043 पे आप कॉल कर सकते हैं एंड वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। देन उसके बाद हमारे पास मेंटरशिप और मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। मेंटरशिप में क्या है, आपको ना 2 ग्रुप्स का एक्सेस मिलेगा। एक में स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी जिसमें ना UPSC सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उससे आप अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, और एकेडमिक में आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बार तैयारी कर ली है, प्रीलिम्स दिया हुआ है, नाउ दे जस्ट वांट टू डू सेल्फ स्टडी, ठीक है। और उसके साथ अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये सब कोर्सेज 33% पे ऑफ पे हैं until November 2022, 30th November, and you can use the code prelims 2023. So that was all for today from my side. Thank you so much for listening.